नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। आप सभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ख़ास किताब पर कि आप कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ें, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है, पहले भी अब भी पूछा जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य। जिन भी बच्चों ने हिंदी साहित्य से नेट का फॉर्म भर रहे हैं या नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो पहले भी जानते होंगे, मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट भी बताई है कि आप यदि हिंदी साहित्य से नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। उसमें से एक बहुत ज़रूरी किताब है जिसको पढ़े बगैर आप हिंदी साहित्य को पार नहीं कर सकते, और यदि किसी तरह आपने पार कर भी लिया है तो बहुत देर तक टिकेंगे नहीं। तो ज़रूरी है कि आप वो पुस्तक पढ़ लें। बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक जो सभी हिंदी के विद्यार्थी के पास ज़रूर होनी चाहिए, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी साहित्य की गीता कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। मेरी जो ये किताब है ये बहुत पुरानी है, इस पर मत जाइएगा। इस समय इसकी जो जिल्द है और फ्रंट पेज वगैरह है सब बदल गया है, लेकिन आपने देखना क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास होनी चाहिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित होनी चाहिए। ठीक है, ये पुस्तक तो मेरी लगभग 2010-11 के समय की ही है। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस पुस्तक को कैसे पढ़ें, क्योंकि जिन भी बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा उसमें से एक सवाल ये था कि बहुत टफ़ है ये किताब, पढ़ने वक्त बहुत टफ़ लगती है, बहुत बोरिंग लगती है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया था। बट बोरिंग नहीं है। बोरिंग तब कोई भी पुस्तक होती है जब आपको उस पुस्तक को पढ़ने का मेथड नहीं पता होता है। ठीक है, जब आप उसको केवल एक एज ए मटेरियल पढ़ रहे हैं, रटने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो बोरिंग लगेगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगी कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँ ताकि आप ये पुस्तक अच्छे से पढ़ सकें। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जानना है हिंदी साहित्य के इतिहास। जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ का क्या इतिहास है। ठीक, तो कुछ सामग्री आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ये पुस्तक, दूसरी कम से कम 3 से 4 कलर की पेन और एक आपका नोट पैड या जहाँ भी आप नोट बनाते हो। तो हमें क्या खोजना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक है, इसका भी कुछ इतिहास है, महत्वपूर्ण है। 1929 में ये पुस्तक के रूप में आई थी। हम सभी आप जानते होंगे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये पुस्तक लिखी गई थी। ये जो भूमिका थी उसको वापस से इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो इसका इतिहास जो है, इस इतिहास ग्रंथ से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको मिले, आपको वो सारे एक जगह लिख जाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसकी भूमिका पढ़नी है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भूमिका है उसको पढ़नी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी भूमिका से पढ़ें, और इसकी भूमिका से ही बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे इसकी भूमिका से आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पुस्तक को पढ़ने से पहले इस पुस्तक की भूमिका को पढ़ लें। लगभग 8 से 10 पेज में इस पुस्तक की जो ये भूमिका है वो लिखी है। पहली भूमिका रामचंद्र शुक्ल द्वारा होगी और उसके बाद जो दूसरी भूमिका है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा है। ठीक, तो ये पढ़ लेंगे आप। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। देखो, जब आप पुस्तक पढ़ना शुरू करोगे ना तो बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और आपको मन करेगा अच्छा ये भी नोट कर लें, ये भी नोट कर लें। नहीं, लेकिन ये उतावलापन नहीं रखना है, धैर्य के संग पुस्तक पढ़ना है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो स्टार्टिंग के 12-50 पेज तक आपके पास इतने सारे फैक्ट जमा हो जाएंगे, फिर आपको बोरिंग लगने लगेगी। ठीक, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ना, पहली बात तो हिंदी साहित्य का, वो थोड़ा सा होना चाहिए आपको पता। ठीक, तो हाँ, चूँकि हम अपने क्लासेस में भी ये इसकी जो क्लास है इसमें हिंदी साहित्य के पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कराते चल रहे हैं। इस पर आपको बेसिक हल्का जो मटेरियल कह सकते हैं वो आपको मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया था, हमारी जो ये किताब है जो हम निकाल रहे हैं अभी, जो कि जिसका सॉफ्ट कॉपी अभी आपको हमारे HN अध्ययन के ऐप पर भी मिल जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हो कि हमने बहुत सरल भाषा में इस हिंदी साहित्य के इतिहास के कॉन्सेप्ट को भी बताने की कोशिश की है। तो आप इसमें से भी लेकर के यूनिट के हिसाब से आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ेंगे। तो इनफैक्ट पूरे नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत सारे प्रश्न जो है आपके वो ऊपर ऊपर से इसमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, भूमिका हम पढ़े। ठीक,
भूमिका, जब हम इस पुस्तक की भूमिका पढ़ते हैं तो आप इसमें कई सारे प्रश्न देखते हैं। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी विषय सूची। आप अगर पिछले सालों का पेपर उठा करके यदि आप देखेंगे ना तो बहुत से प्रश्न केवल इसकी विषय सूची से उठाकर दे दिया गया है। विषय सूची क्या है? जैसे यही पूछ लिया गया है कि जो शुक्ल की जो विषय सूची का विभाजन है वो किस नामों से है। जैसे प्रकरण 1 में प्रथम उत्थान क्या है, आधुनिक गद्य का साहित्य परंपरा का प्रवर्तन जो है, इसका जो प्रकरण 2 है वो किस नाम से है। इस तरीके से बेसिक प्रश्न जो है वो आपकी पुस्तक में उठा के दे दिए गए हैं। तो दूसरा जो पॉइंट्स बनाना है इसके प्रकरण पे बनाना है, इसके विषय जो विषय सूची है वो उस पे बनाना है, ठीक है। अब तीसरा बार क्या करना है, अब आप स्टार्ट कर देंगे, अपने सीधे पुस्तक पे आ जाएंगे। पहले आप इसको प्रकरण वाइज, मतलब पूरी जो है केवल आपको रीडिंग करनी है। तो प्रकरण मतलब अलग अलग कालों के प्रकरण के हिसाब से आप केवल रीडिंग करिए, केवल रीडिंग करनी है। अभी आपको ना नोट्स बनाना है ना पेन लेना है हाथ में, केवल पहली बार जब आप करें तो केवल रीडिंग करेंगे। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे इस पुस्तक का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आता है। उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या करना है, 2 ऑप्शन है, या तो आप पेन अब अपने हाथ में ले लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। दूसरा है कि आप इसी बुक में भी मार्किंग करते हुए चल सकते हैं। आपकी जैसे भी आदत हो, बहुत लोग की आदत होती है कि वो बुक में मार्किंग करते हुए चलते हैं, बहुत लोग की आदत होती है कि वो अलग से नोट्स बनाना पसंद करते हैं। जैसे मेरी आदत रही है, मैं नोट्स बनाने में थोड़ी आलसी रही हूँ, तो मैं इस तरह से प्रॉपर पूरी मार्किंग करते हुए इसी पे लिखते उखते हुए ये नोट्स बनाती रहती थी। तो अब आप जब दूसरी बार उठाएंगे तो हर प्रकरण का जो है वो जो मार्किंग करते हुए और उसके जो फैक्ट है ना, अभी आपको फैक्ट पे ध्यान देना है ना कि कौन कौन सा फैक्ट है उसको मार्किंग करते हुए चलेंगे। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि रामचंद्र शुक्ल ने हर कवि की जो उद्धृत पंक्तियाँ दी हैं ना, इस तरह की जो पंक्तियाँ दी है वो भी पूछ लेता है, ठीक, कि किस कवि की कौन सी पंक्तियाँ। रामचंद्र शुक्ल ने बहुत भर भर की पंक्तियाँ दी है, हर कवि की अगर आप देखोगे तो अच्छी प्रसिद्ध वो भर भर किस तरह की पंक्तियाँ हैं वो जो है वो देता है, और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे से। तो आप जो है वो पंक्तियाँ भी इसकी नोट करते हुए चलेंगे। उसका आप सूत्र बना सकते हैं, अगर पूरी पूरी पंक्तियाँ आपको नहीं समझ में आ रही तो उसका कुछ सूत्र बना करके याद कर लीजिए, या फिर इसी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अगला जो है दूसरा, पहली बात तो हो गई आप इसके फैक्ट को देखें। अब दूसरा जो पॉइंट होगा वो कॉन्सेप्ट को लेकर के कि शुक्ल ने किस कवि के बारे में। देखो, ज़्यादातर अगर आप शुक्ल को पहले पढ़े हों या पढ़ रहे हों तो आप ये नोटिस करेंगे ना कि शुक्ल ने ज़्यादातर कवियों के प्रति कुछ दृढ़ धारणाएं बना रखी है। वह इस धारणा आपको ये बताती है कि शुक्ल निम्न कवि के प्रति कैसा सोचते हैं। तो यदि आपको कभी किसी प्रश्न में ये याद भी नहीं आ रहा है ना कि इस पंक्ति को किसने कहा है, और आपको पता है कि शुक्ल ने घनानंद के प्रति ये विचार रखा है, तो आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ, ये शुक्ल का कथन है। जैसे अब घनानंद के प्रति, जयसी के प्रति, तुलसी के प्रति, जो ये जब आप शुक्ल को पढ़ते हैं, शुक्ल को घनानंद से पढ़ते हैं, ग्वाल से पढ़ते हैं, शुक्ल के देव को पढ़ते हैं, तो आपको शुक्ल का और कवि का जो बॉन्ड है वो भी समझ में आता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, ग्राफ बना करके पढ़ते रहोगे, ठीक है। ग्राफ बना करके, जैसे आपने एक कवि को उठा लिया या कवि की कोई रचना उठा ली, ठीक। अब उस कवि की जब रचना उठाओगे ना तो एक मोनोटनी ना आए या बोरियत ना लगे, तो बहुत अच्छा मेथड होता है कि आपने क्या कर लेना है, ग्राफ बना लेना है। मैंने कोशिश की है, हमारे नोट्स में हमने इस तरह के ग्राफ्स बना करके करने की, जिससे आपका नोट्स और जो पढ़ने का तरीका है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, ठीक। तो आपने क्या करना है, जैसे एक शुक्ल में से एक कवि को उठा लिया, अब उस कवि को ले लेंगे और उसके ग्राफ, या किसी प्रकरण को उठा लिया, ठीक है, प्रकरण के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अब उस प्रकरण में आप ग्राफ बनाते हुए पढ़ेंगे कि अच्छा ये मेन फैक्ट ये है। अब इसको आप एरो बना करके, जिस तरह के हमने अपने नोट्स में यहाँ किया है, आप भी उस तरीके बना करके पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप चूंकि शुक्ल की जब शैली से परिचित हो जाते हैं तो आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है PYQ और अनसॉल्व्ड, ठीक। ये तब आपको करना है जब आप सारा प्रकरण पढ़ डालोगे, शुक्ल की पूरी पुस्तक पढ़ जाओगे, और जिस तरह के मेथड से हमने अभी डिस्कस किया है उस तरीके से पढ़ जाओगे। देखो, धैर्य के बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शुक्ल जब 50-60 तक आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे हो सकता है, अब आपकी उत्साह बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, लेकिन मैंने बताया कि इसको गीता की तरह पढ़ जाना है पूरी पुस्तक। अब आपने क्या करना है, PYQ देखना है, अनसॉल्व देखना है। अब आप जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हो ना तो आपको खुद समझ में आता है कि हाँ, ये पुस्तक आपको कितना फ़ायदा दे रही है।
दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि प्रश्न बनाना शुरू करिए। हर एक काल जब आप ख़त्म कर रहे हो या 2-3 प्रकरण एक साथ ख़त्म कर रहे हो ना, तो आप प्रश्न बनाओ खुद से कि अब इस पुस्तक शुक्ल की किताब से क्या कि एक प्रकरण से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। शुक्ल ने किस कवि के बारे में क्या विचारधारा रखा है, काल विशेष के बारे में क्या विचारधारा रखी है, काल विभाजन किस नाम से किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे शुक्ल ने सन के हिसाब से नहीं, संवत के हिसाब से विभाजन किया है। तो ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है ना, जो एक्सेप्शन कह सकते करके जो नोट है जो नीचे लिखे रहने चाहिए, उस सबको आप नोट करते हुए जो है वो प्रश्न बनाते रहोगे। ठीक, प्रश्न आप अपने पास से जितने भी ज़्यादा बना लेंगे और जितने ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, उतना ही आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ज़रूरी है प्रश्न सॉल्व करना। हम अपने ऐप पर भी इस तरह के प्रश्न जो है, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड हो, हिंदी साहित्य के अलग अलग यूनिट से रिलेटेड हो, प्रश्न रख रहे हैं। आप वहाँ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। आपको प्रश्न, चूँकि नेट का जो एग्ज़ाम है वो अब OMR में होगा, तो OMR बेस पर और ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करने के लिए दोनों तरीके का टेस्ट जो है वो आपको ऐप पर भी हमारे जो अभ्यास बैच है उस पर मिल सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी सॉल्व करें और ख़ुद से भी बना करके सॉल्व करें। ठीक, तो जितने भी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो, जितने भी नोट्स बना करके या नोट करके पढ़ोगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। आप नोट्स चाहे आप इस किताब में भी बना करके पढ़ सकते हो या आप अलग बना करके पढ़ो, लेकिन शुक्ल को बिना पार किए ये जो नेट की जो नैया है ना, या हिंदी साहित्य की जो नैया है, वो नहीं जाएगी। तो शुक्ल में उतरना ही होगा। जब आप शुक्ल को धीरे धीरे पढ़ने लगते हो ना, तो एक स्टोरी वाइज शुक्ल ने बहुत सारे कवियों के बारे में कई ऐसे फैक्ट जो लेकर के आते हैं जो आपको बिल्कुल कहानी जैसा लगेगा। तो वो धीरे धीरे उसके बाद वो इंटरेस्टिंग आपको खुद लगने लगता है। आप पढ़ें शुक्ल की किताब अच्छे से, और जो भी आपको समस्या आ रही है इस किताब को पढ़ने में, वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। हमारे कमेंट सेक्शन में या मेल में मुझसे पूछ सकते हैं। मोटिव बस इतना है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप तैयारी बनाए रखें, और नेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत, आप जानते हैं कि अब जून से, मिड ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है, तो समय ज़्यादा नहीं है। तो एज सून एज पॉसिबल आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन लगाना और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उतनी ज़्यादा पढ़ाई करते रहिए। हमारे चैनल पर भी लगातार फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य के लिए हमारा नोट्स भी उपलब्ध हो रहा है सॉफ्ट कॉपी में, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है। हार्ड कॉपी हम जल्दी लेकर के आएंगे, और इसके अलावा आप जो टेस्ट है वो भी लगातार लगा सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।